मोहन अपनी माँ की ओर देखकर फीकी हंसी हंस पड़ा और फिर खाने में जुट गया। वह परोसी गई दो रोटियों में से एक रोटी कटोरे की तीन चौथाई दाल तथा अधिकांश तरकारी साफ कर चुका था। सिद्धेश्वरी की समझ नहीं आया कि वह क्या करे। इन दोनों लड़कों से उसे बहुत डर लगता था। अचानक उसकी आंखें भर आई और वह दूसरी ओर देखने लगी। थोड़ी देर बाद उसने मोहन की ओर मुंह फेरा तो लड़का लगभग खाना समाप्त कर चुका था। सिद्धेश्वरी ने चौंकते हुए पूछा, एक रोटी देती हूँ? मोहन ने रसोई की ओर रहस्यमय नेत्रों से देखा, फिर सुस्त स्वर में बोला, नहीं। सिद्धेश्वरी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, नहीं बेटा, मेरी कसम, थोड़ी ही ले लो। तुम्हारे भैया ने एक रोटी ली थी। मोहन ने अपनी माँ की ओर गौर से देखा, फिर धीरे धीरे इस तरह उत्तर दिया जैसे कोई शिक्षक अपने शिष्य को समझाता है, नहीं रे, बस। अव्वल तो बस भूख नहीं, फिर रोटियां तूने ऐसी बनाई हैं कि खाई नहीं जाती। ना मालूम कैसी लग रही है। खैर, अगर तू चाहती है तो कटोरे में थोड़ी दाल डाल दे, दाल बड़ी अच्छी बनी है। सिद्धेश्वरी से कुछ कहते ना बना और उसने कटोरे को दाल से भर दिया। मोहन कटोरे को मुंह से लगाकर सुड़-सुड़ पी ही रहा था कि मुंशी चंद्रिका प्रसाद जूतों की खसखस घसीटते हुए आए और राम का नाम लेकर चोटी पर बैठ गए। सिद्धेश्वरी ने माथे पर साड़ी को कुछ नीचे खिसका लिया और मोहन दाल को एक सांस में पीकर तथा पानी के लोटे को हाथ में लेकर तेजी से बाहर निकल गया। दो रोटियां, कटोरा भर दाल तथा चने की तली तरकारी। मुंशी चंद्रिका प्रसाद पीढ़े पर पालथी मारकर बैठे रोटी के एक एक ग्रास को इस तरह चुभला रहे थे जैसे बूढ़ी गाय जुगाली करती है। उनकी उम्र 45 वर्ष के लगभग थी, किंतु 50-55 के लगते थे। शरीर का चमड़ा झूलने लगा था। गंजी खोपड़ी आईने की भांति चमक रही थी। गंदी धोती के ऊपर अपेक्षाकृत कुछ साफ बनियान तार तार लटक रही थी। मुंशी जी ने कटोरे को हाथ में लेकर दाल को थोड़ा सुड़कते हुए पूछा, बड़का दिखाई नहीं दे रहा? सिद्धेश्वरी की समझ नहीं आ रहा था कि उसके दिल में क्या हो रहा है या क्या हो गया है, जैसे कुछ काट रहा हो। पंखे को जरा और जोर से घुमाती हुई बोली, अभी अभी खाकर काम पर गया है, कह रहा था कुछ दिनों में नौकरी लग जाएगी। हमेशा बाबूजी बाबूजी किए रहता है। बोला, बाबूजी देवता के समान हैं। मुंशी जी के चेहरे पर कुछ चमक आई। शर्माते हुए पूछा, है क्या कहता था कि बाबूजी देवता के समान है? बड़ा पागल है। सिद्धेश्वरी पर जैसे नशा चढ़ गया था। उन्माद की रोगणी की भांति बड़बड़ाने लगी। पागल नहीं है, बड़ा होशियार है। उस जमाने का कोई महात्मा है। मोहन तो उसकी बड़ी इज्जत करता है। कह रहा था कि भैया की शहर में बड़ी इज्जत होती है, पढ़ने लिखने वालों में बड़ा आदर होता है और बड़का तो छोटे भाइयों पर जान देता है। दुनिया में वह सब कुछ सह सकता है, पर यह नहीं देख सकता कि उसके प्रमोद को कुछ हो जाए। मुंशी जी दाल लगे हाथ को चाट रहे थे। उन्होंने सामने की ताक की ओर देखते हुए कुछ हंसकर कहा, बड़का तो दिमाग तो खैर काफ़ी तेज है। बड़ा लड़कपन में बड़ा नटखट भी था। हमेशा खेल कूद में लगा रहता था, लेकिन यह भी बात थी कि जो सबक में उसे याद करने को देता था उसे बर्राक रखता था। असल तो यह है कि तीनों लड़के काफ़ी होशियार हैं, प्रमोद को कम समझती हो? यह कहकर वह अचानक जोर से हंस पड़े। मुंशी जी 1.5 रोटी खा चुकने के बाद एक गिलास से युद्ध कर रहे थे। कुछ कठिनाई होने पर एक गिलास पानी चढ़ा गए, फिर खर खांस कर खाने लगे। फिर चुप्पी छा गई। दूर से किसी आटे की चक्की की पुक पुक आवाज़ सुनाई दे रही थी और पास के नीम के पेड़ पर बैठा कोई पंडूक लगातार बोल रहा था। सिद्धेश्वरी की समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। वह चाहती थी कि सभी चीज़ें ठीक से पूछ ले, सभी चीज़ें ठीक से जान ले और दुनिया की हर चीज़ पर पहले की तरह धड़ल्ले से बात करे, पर उसकी हिम्मत नहीं होती थी। उसके दिल में न जाने कैसा भय समाया रहता था। अब मुंशी जी इस तरह चुपचाप दुबके हुए खा रहे थे जैसे पिछले 2 दिनों से मौन व्रत धारण कर रखा हो और उसको कहीं जाकर आज शाम को तोड़ने वाले हों। सिद्धेश्वरी से जैसे नहीं रहा गया, बोली, मालूम होता है अब बारिश नहीं होगी। मुंशी जी ने एक क्षण के लिए इधर उधर देखा, फिर निर्विकार स्वर में राय दी, मक्खियां बहुत हो गई हैं। सिद्धेश्वरी ने उत्सुकता प्रकट की, फूफा जी बीमार हैं, कोई समाचार नहीं आया?
मुंशी जी ने चने के दानों की ओर इस दिलचस्पी से दृष्टिपात किया जैसे उनसे बातचीत करने वाले हों। फिर सूचना दी, गंगा शरण बाबू की लड़की की शादी तय हो गई, लड़का एमए पास है। सिद्धेश्वरी हठात चुप हो गई। मुंशी जी आगे कुछ नहीं बोले। उनका खाना समाप्त हो गया था और वे थाली में बचे खुचे दानों को बंदर की तरह बीन रहे थे। सिद्धेश्वरी ने पूछा, बड़का की कसम, एक रोटी देती हूँ, अभी बहुत सी हैं। मुंशी जी ने पत्नी की ओर अपराधी के समान तथा रसोई की ओर कनखी से देखा। तत्पश्चात किसी घुटे उस्ताद की भांति बोले, रोटी रहने दो, पेट काफी भर चुका। अन्न और नमकीन चीजों से तबीयत ऊब गई है। तुमने व्यर्थ में कसम धरा दी। खैर, कसम रखने के लिए ले रहा हूं, गुड़ होगा क्या? सिद्धेश्वरी ने बताया कि हंडिया में थोड़ा सा गुड़ है। मुंशी जी ने उत्साह के साथ कहा, तो थोड़े गुड़ का ठंडा रस बनाओ, पीऊंगा। तुम्हारी कसम भी रह जाएगी, जायका भी बदल जाएगा, साथ ही साथ हाजमा भी दुरुस्त होगा। हाँ, रोटी खाते खाते नाक में दम आ गया है। यह कहकर वे ठहाका मारकर हंस पड़े। मुंशी जी के निबटने के पश्चात सिद्धेश्वरी उनकी झूठी थाली लेकर चौकी के जमीन पर बैठ गई। बटलोई की दाल को कटोरे में उड़ेल लिया, पर वह पूरा भरा नहीं। छिपुली में थोड़ी सी चने की तरकारी बची थी, उसे पास खींच लिया। रोटियों की थाली को भी उसने पास खींच लिया। उसमें केवल एक रोटी बची थी, मोटी, भद्दी और जली। उस रोटी को वह झूठी थाली में रखने जा रही थी कि अचानक उसका ध्यान ओसारे में सोए प्रमोद की ओर आकर्षित हो गया। उसने लड़के को कुछ देर तक एकटक देखा, फिर रोटी को दो बराबर टुकड़ों में विभाजित किया। एक टुकड़े को तो अलग रख दिया और दूसरे टुकड़े को अपनी झूठी थाली में रख दिया। तदुपरांत एक लोटा पानी लेकर खाने बैठ गई। उसने पहला ग्रास मुंह में रखा और तब न मालूम कहाँ से उसकी आंखों में टप टप आंसू चूने लगे। सारा घर मक्खियों से भन भना रहा था। आंगन की अलगनी पर एक गंदी साड़ी टंगी थी जिसमें कई पैबंद लगे हुए थे। दोनों बड़े लड़कों का कहीं पता नहीं था। बाहर की कोठरी में मुंशी जी औंधे मुंह होकर निश्चिंतता के साथ सो रहे थे, जैसे 1.5 महीने पूर्व मकान किराया नियंत्रण विभाग की क्लर्की से उनकी छटनी ना हुई हो और शाम को उनको काम की तलाश में कहीं जाना ना हो। तो प्यारे बच्चों, दोस्तों, कहानी समाप्त होती है। दोपहर का भोजन अमरकांत की कहानी को आपने सुना, उम्मीद है पसंद आई होगी। उसमें जो चिंताएं हैं, तकलीफ़ें हैं, एक स्त्री की सोच समझ, उसके दुख तकलीफ़ को आपने समझने का प्रयास किया होगा। इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा। मिलूँगा फिर एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए शुभकामनाएं।